So, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सो लास्ट टाइम हमने इसको डिस्कस किया था रिस्पांस टू नॉन पीरियाडिक फंक्शन जनरल फोर्सिंग फंक्शंस के तहत. सो हमने यहाँ पे डिफरेंट मेथड डिस्कस किए थे. रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्साइटेशन फंक्शन विद कन्वोल्यूशन इंटीग्रल or using Laplace transformation or approximating FFT with a suitable interpolation method, then using a numerical procedure that is numerical integration of the equation of motion. So integration वाला काम जो majority of the students ने question में किया था कि वो उसको समझ नहीं आया. So सबसे पहले हम दोबारा से इसको start करते हैं कि जो आपका इम्पल्स फोर्स है एफ डेल्टा टी दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ द फोर्स अप्लाइड इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. एम इंटू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी. ठीक है. x2 डॉट, डॉट मीन फर्स्ट डेरिवेटिव. सो डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है? वेलोसिटी होती है. सो माइनस एम एक्स वन डॉट. सो एक्स वन डॉट क्या है जी? इनिशियल वेलोसिटी. और एम एक्स टू डॉट जो है वो आपकी फाइनल वेलोसिटी है. सो वेयर एक्स वन डॉट एंड एक्स टू डॉट रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ लम्प्ड मास बिफोर एंड आफ्टर द इम्पल्स रेस्पेक्टिवली. ठीक है जी. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स f delta t is represented by from time t to t plus delta t integration of f dt. So and a unit impulse is defined as, so unit impulse. So जब आप यूनिट इम्पल्स करते हैं तो यूनिट इम्पल्स की जो मैग्नीट्यूड है वो आप 1 कंसीडर करते हैं. सो यूनिट इम्पल्स मल्टीप्लाई बाय द एक्चुअल मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स विल बी द टोटल. सो जो लिमिट है आपकी वो डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 बिकॉज दिस इज इम्पल्स फोर्स. और ये वेरी स्मॉल टाइम के लिए क्या करती है? एक्ट करती है. सो डेल्टा टी मतलब जितने टाइम के लिए ये इम्पल्स फोर्स एक्ट कर रही है. सो डेल्टा टी क्या होगा जी आपका? अप्रोचेस टू 0 मीन वेरी वेरी स्मॉल है. सो फॉर एफ डी टी टू हैव अ फाइनाइट वैल्यू, एफ अप्रोचेस इनफाइनाइटली एज डेल्टा टी नियर्स 0. सो एफ डी टी की जो फाइनाइट वैल्यू के लिए अगर आप बात करें तो एफ अप्रोचेज इनफाइनाइटली एज एट डेल्टा टी 0. सो दिस इज इम्पल्स फोर्स. सो नेक्स्ट आ जाता है इसका सॉल्यूशन. ये आ गया इसका ये सॉल्यूशन जो हमने पहले निकाल चुके हुए हैं. ठीक है जी. सो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी. मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस डैम्पिंग इंटू वेलोसिटी प्लस स्टिफनेस इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0. सो ये इक्वेशन हम पहले ड्राइव भी कर चुके हैं और इसको पढ़ भी चुके हैं. सो नेक्स्ट आ जाता है जी इसका जो सॉल्यूशन है. सो ये इसका सॉल्यूशन जो हम पहले ही ड्राइव कर चुके हुए हैं. सो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ. सो आप देख सकते हैं कि एक्स ऑफ टी जो है, ये जो रेस्पॉन्स है ये आपका है ई पावर माइनस आई ओमेगा एन टी. दैट इज जो आपका डैम्पिंग का या जो एक कांस्टेंट डिके फंक्शन है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये जो है आपका हार्मोनिक रेस्पॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो वेयर साई क्या है जी? सी ओवर 2 एम ओमेगा एन. ठीक है जी. सो डैम्पिंग रेशियो क्या है? सी डैम्पिंग ऑफ द स्ट्रक्चर. और ये 2m ओमेगा एन क्या है? क्रिटिकल डैम्पिंग. सी ओवर सी इज साई.
सो ओमेगा डी डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इंटू अंडर रूट 1 माइनस साई स्केयर। सो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है जी, ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम। सो ये हम पहले सारा डिस्कस कर चुके हैं। इफ प्रायर टू द इम्पल्स लोड बीइंग अप्लाइड द मास इज एट रेस्ट, देन एक्स टी लेस देन 0 इक्वल टू 0 के at the very start of the impulse, so impulse force के लगने से फ़ौरन पहले क्या होता है, जो भी आपका स्ट्रक्चर है वो एट रेस्ट होता है। सो दैट्स वाई जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो भी ज़ीरो है, जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो भी क्या है, ज़ीरो है। ज़ीरो माइनस कि जो आपका स्टार्टिंग से जस्ट बिफोर स्टार्टिंग, ठीक है जी, आपका डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, ज़ीरो है, वेलोसिटी भी आपकी क्या है, ज़ीरो है। सो दिस विल बी इक्वल टू जो आपका यूनिट इम्पल्स है, द इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन गिव्स यूनिट इम्पल्स। सो यूनिट इम्पल्स की जो टोटल वैल्यू क्या हो, मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1 होगी यूनिट इम्पल्स की, ठीक है जी। सो दैट इज़ वाई एफ प्राइम जो है या एफ अंडरस्कोर जो है आपका इक्वल टू 1 है, बिकॉज दिस इज यूनिट इम्पल्स। सो यूनिट इम्पल्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1 होगी। सो एम एक्स टी इक्वल टू 0 माइनस एम एक्स टी इज इक्वल टू 0 माइनस, यानी कि एट द स्टार्ट जो वेलोसिटी है मैस इनटू एट द स्टार्ट मोमेंटम कह लें आप, ठीक हो, एट द स्टार्ट मोमेंटम माइनस मोमेंटम ऑफ द mass सिस्टम जस्ट बिफोर द इम्पल्स हिट। सो जस्ट बिफोर द इम्पल्स क्या है, मोमेंटम जो वेलोसिटी आपकी ज़ीरो है तो मोमेंटम भी आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सो सिर्फ ये वाला पार्ट जो है इसकी वैल्यू रहेगी। सो एम एक्स नॉट डॉट एक्स डॉट बीन इनिशियल वेलोसिटी, इम्पल्स हिट करने के वक़्त जैसे ही हिट करेगा तो स्ट्रक्चर क्या है, मोशन में आ जाएगा, तो स्ट्रक्चर की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट इज़, और ये जो है जस्ट बिफोर द इम्पल्स लोड अप्लाइड। सो बिफोर इम्पल्स लोड क्या होगा, वेलोसिटी ज़ीरो है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ये ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट रह जाएगा। सो इक्वल टू एम एक्स नॉट डॉट। सो एट द इनिशियल कंडीशन आर गिवन बाई एक्स नॉट भी ज़ीरो है आपका, और एक्स नॉट डॉट क्या है जी, 1 ओवर एम है। सो इसको आप जो है इस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आई तो मैं ये यहाँ पे आपको सॉल्व कर देता हूँ। लेट मी कम हेयर एंड फॉर द टाइम बीइंग चलें, फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से इसको मैंने शेयर करना था। सो चलें, फ़िलहाल क्वेश्चन को मैं सो यहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन है। अच्छा, ये स्टॉप शेयरिंग हो गया, ठीक है।
इसको मैं फ़िलहाल शेयर कर देता हूँ डेस्कटॉप आपके साथ। अभी आप देख सकते हैं कि ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ f प्राइम इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू एम एक्स नॉट डॉट। आप देख सकते हैं जो ये पार्ट है इक्वेशन का दैट इज 1 इक्वल टू एम एक्स नॉट डॉट। एक्स नॉट डॉट जो मेरे पास आ जाता है दैट इज 1 ओवर एम। एक चीज़ ये होगी आपकी। एट द इनिशियल जो है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा, बिकॉज इनिशियली जो आपका स्ट्रक्चर है या जो मास सिस्टम है आपका वो एट रेस्ट है। अब आपका कन्वोल्यूशन इंटीग्रल इम्पल्स द सोल्यूशन रिड्यूसेस टू एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू दिस e पावर माइनस आई ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाई एम ओमेगा डॉट टी। बेसिकली क्या है, अगर आप इस पार्ट को देखें, दिस इज योर एक्चुअल सोल्यूशन। इसमें क्या है, एक्स नॉट आपका क्या है, ज़ीरो है, और आपका ये भी एक्स नॉट आपका क्या है, ज़ीरो है। ये पार्ट क्या हो जाएगा, आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं इसको इसी तरह यहाँ पे ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जो आप इक्वेशन देख रहे हैं ना एक्स ऑफ टी की, अगर मैं यही लिखूं इक्वेशन दोबारा से कि जो एक्स ऑफ टी है इक्वल टू ई पावर माइनस आई ओमेगा एन टी। अब आप देख सकते हैं ये एक्स नॉट क्या है, ज़ीरो है, तो ये वाला पार्ट मैं लिखूंगा ही नहीं। इसी तरह एक्स नॉट ज़ीरो है तो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मेरे पास क्या बचता है जी, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या बचता है, एक्स नॉट डॉट ओवर एक्स नॉट डॉट के साथ ये आप देखें एक्स नॉट ज़ीरो है तो ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा, ये अंडर रूट वाला पार्ट आ जाएगा और फिर आ जाएगा साइन ओमेगा डी टी। अंडर रूट वाला पार्ट आ गया 1 माइनस साई स्क्वायर और ये आ जाएगा जी ओमेगा एन इंटू साइन ऑफ ओमेगा डी टी। आप जानते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, ये वाला जो पार्ट है दैट इज आल्सो इक्वल टू ओमेगा डी। अगर कंट्रोल जी करूं मैं, हाँ ठीक है, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ओमेगा डी। एक्स ऑफ टी की जो मेरे पास फाइनल इक्वेशन बन जाती है वो क्या बन जाती है,
ई पावर माइनस साई ओमेगा एन टी इंटू एक्स नॉट डॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा डी, ये पूरा जो पोर्शन है दैट इज ओमेगा डी। सो आगे क्या आ जाएगा आपका साइन ओमेगा डी टी। सो आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसकी जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये बनती है। अब ये तो आ गया इम्पल्स का, तो होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा कि इम्पल्स का सॉल्यूशन हमने कैसे निकाला। सो जी ऑफ टी एक फंक्शन हमने डिस्क्राइब कर दिया। सो अब क्या है जी, कन्वोल्यूशन इंटीग्रल स्लैश इम्पल्स रिस्पॉन्स। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स इज एफ अंडरस्कोर इंस्टेड ऑफ यूनिटी, ठीक है जी, क्योंकि हमने जो लिया था वो यूनिट इम्पल्स लिया था, ये फंक्शन किसके लिए है, यूनिट इम्पल्स के लिए। सो देन इनिशियल वेलोसिटी एक्स नॉट डॉट इज इक्वल टू एफ ओवर एम, एक्स नॉट डॉट विल बी इक्वल टू एफ ओवर एम। सो क्या आ जाएगा, एक्स नॉट डॉट की जगह हमने क्या 1 ओवर एम लिखा था जी इधर, लेट मी सी, यस, इसकी जगह हमने 1 ओवर एम लिखा था। सो जब फोर्स की मैग्नीट्यूड 1 थी, यानी कि यूनिट इम्पल्स था, तो 1 ओवर एम था, और अगर फोर्स की मैग्नीट्यूड एफ है तो इनिशियल वेलोसिटी एफ ओवर एम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। सो अब इसको इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन इस तरह से मॉडिफाई आके आ जाएगी आपके पास। सो एफ को अगर निकाल दें तो बाकी सारा पार्ट जी ऑफ टी था हमारा, ये जी ऑफ टी फंक्शन आ गया हमारे पास, दैट इज ऑल पार्ट, ठीक है, एफ के अलावा। तो एफ अंडरस्कोर इंटू जी ऑफ टी आ जाएगा रिस्पॉन्स, ठीक है जी, एक्चुअल इम्पल्स का। सो ये एक इम्पल्स का आ गया। इफ द इम्पल्स इज अप्लाइड टू अ स्टेशनरी सिस्टम एट एन आर्बिट्रेरी टाइम t इज इक्वल टू tau, द रिस्पॉन्स इज x ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ f g इंटू टी माइनस tau। सो tau क्या है आपका, स्टार्टिंग टाइम है। अगर स्टार्टिंग टाइम 0 है तो यहाँ पे 0 पुट करें तो आपके पास यही फंक्शन आ जाएगा, लेकिन अगर स्टार्टिंग टाइम tau है तो t माइनस tau आ जाएगा फंक्शन के अंदर। सो ये आपका आ गया इम्पल्स फोर्स। अब अगला है जी कन्वोल्यूशन इंटीग्रल आर्बिट्रेरी एग्जिस्टिंग फोर्स, जो कन्वोल्यूशन इंटीग्रल है जो हमने इस फोर्स के लिए अप्लाई करना है। इफ वी कंसीडर द आर्बिट्रेरी फोर्स टू कंप्राइज ऑफ अ सीरीज ऑफ इम्पल्स varying magnitude such that at time tau the force f of tau acts on the system for a short period delta tau. The impulse acting at t is equal to tau is given by f of tau delta tau. So at any time t elapsed time is t minus tau. So t minus elapsed time t है, initial time क्या है tau, तो elapsed टाइम कितना हो गया, t माइनस tau। सो ये तो आपको समझ आ जाना चाहिए। द सिस्टम रिस्पॉन्स एट t ड्यू टू द इम्पल्स फोर्स इज f अंडरस्कोर इंटू जी ऑफ टी माइनस tau, f ऑफ tau इंटू डेल्टा टी, दैट इज टोटल रिस्पॉन्स इंटू जी ऑफ टी माइनस tau, ठीक है जी। सो ये जो डेल्टा tau तक का जो आपका पोर्शन है, डेल्टा tau तक जो आपका पोर्शन है दैट इज f अंडरस्कोर, जो f का रिस्पॉन्स, उसके बाद आगे क्या g ऑफ t माइनस tau। सो ये आपका इम्पल्स के लिए, सॉरी यूनिट इम्पल्स का रिस्पॉन्स है ये वाला। सो आगे आ जाते हैं। द टोटल रेस्पॉन्स एट अ टाइम t इज डिटर्मिन्ड बाई summing the responses caused by the impulse forces acting at all times.
सो ये आप उसकी आगे क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन हो जाएगी। सो इस पार्ट को ज़रा हम थोड़ा सा डीपली थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ है टाइम वर्सेस दिस एफ ऑफ टी, वो कुछ इस तरह का बिहेव हो रहा है जी। हमने क्या करना है, स्टार्ट में एक स्ट्रिप लेनी है, दिस इज डेल्टा टी। अब एक स्टार्ट में जो हमने एक पोर्शन लिया छोटा सा, फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम पीरियड, हम क्या कहते हैं कि जो फोर्स है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या है, कांस्टेंट है। और शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स एक्ट करती है वो इम्पल्स होती है। सो इम्पल्स का ये पार्ट ले लिया हमने, इसका रिस्पांस आ गया। इसके बाद हम इसको अगले पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इतने पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा इक्वेशन लिखेंगे, उसका जो रिस्पांस है वो हम नोट करेंगे। इसी तरह हम यूनिट इम्पल्स में इसको क्या करेंगे, पूरे ग्राफ को डिवाइड कर देंगे और इसका रिस्पांस की जो इक्वेशन है वो हम लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे। इस तरह हम इसको यूनिट इम्पल्सिस में डिवाइड करेंगे। कि हर एक का जो इंटरवल है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट, दैट इज डेल्टा टी, जो कि नियरली अप्रोचेस टू 0 है। मतलब 0.000001 सेकेंड ले लिया हमने, एक कांस्टेंट इंटरवल। इतने पार्ट्स में हमने क्या कर दिया, इसको फिर डिवाइड कर दिया। या सपोज करते हैं कि एक अर्थक्वेक हमारे पास 3 सेकंड के लिए अप्लाई हुआ, 3 सेकंड तक कंटिन्यूस क्या हुई, फोर्स अप्लाई हुई। हमने डेल्टा टी रख लिया 0.1 सेकंड, तो 3 सेकंड का टोटल अर्थक्वेक आया। 0.1 सेकंड का हमने क्या इंटरवल रख लिया, तो हमने 30 पार्ट्स में इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। हम यह कह रहे हैं जो अर्थ के जो फोर्स अप्लाई हुई वो 0.1 सेकंड के इंटरवल के साथ 30 इम्पल्सिस हैं जो हमारी बिल्डिंग पे एक्ट हुई या जो हमारे स्ट्रक्चर पे एक्सर्ट हुई जो फोर्स। सो इस तरह हमने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब इन सब के रिस्पांस को हमने क्या करना है, सम कर लेना है। अगर हम इन सब पार्ट्स के रिस्पांस को सम कर लें तो हमारे पास टोटल रिस्पांस आ जाएगा। सो दैट्स वाई हम क्या यूज कर रहे हैं, सिग्मा एफ ऑफ टा इंटू जी ऑफ टी माइनस टा इंटू डेल्टा टा। सो फॉर टाइम 0 to t, टोटल टाइम हमने सपोज किया था कि 3 सेकंड है, एफ ऑफ टा इंटू जी इंटू टी माइनस टा इंटू डी ऑफ टा। सो टा क्या है आपका, ये टाइम वेरिएंट है आपका, ठीक है जी। और टी जो है आपका वो 0 से वेरी कर रहा है एंड तक, टोटल टाइम जो है 0 से लेकर टोटल टाइम तक आपका टी वेरी कर रहा है। सो इसमें वेरिएबल जो है आपका एक टी है, दूसरा क्या है, टा। सो टा क्या है, बेसिकली हर एक पार्ट का जो स्टार्टिंग टाइम है। इसको आप ऐसे समझें कि जब हमने पहले का रिस्पांस लेना है तो टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब हमने इस वाले का रिस्पांस लेना है तो टा इक्वल टू 0.1, बिकॉज
अब हम दूसरा इंटरवल ले रहे हैं, तो इसके लिए जो स्टार्टिंग टाइम है दैट इज़ 0.1। तीसरे के लिए हम अगर टा की बात करें, सॉरी, तीसरे के लिए अगर हम टा की बात करें तो वो 0.2 हो जाएगा। इसी तरह हर एक के लिए टा क्या होगा, डिफरेंट होगा और एक फिक्स वैल्यू होगी, बट जो टी है वो 0 से लेके आगे ऑनवर्ड मूव करता जाएगा हर एक के लिए। तो एक आपको टा के समझ आ गया, जो हर एक का जो इनिशियल टाइम है, जो स्टार्टिंग टाइम है हर एक का। इसी तरह इससे अगले वाले के लिए टा क्या हो जाएगा जी, 0.3। तो अगर आपने 0.1 सेकंड का इंटरवल लिया है, इसी तरह टा बढ़ता जाएगा, हर जब अगला इंटरवल लेंगे तो टा 0.4 हो जाएगा, जबकि टी जो है वो 0 से लेके फुल एंड तक, जहाँ तक जो फोर्स है आपकी अप्लाई हो रही है, ये टोटल मैग्नीट्यूड टी है। सो ये 0 से लेके यहाँ तक वेरी करेगा। सो ये एक्चुअली जिस पॉइंट पे भी टी होगा हमारा, वो फंक्शन वहाँ तक चलेगा। ठीक है जी। सो सब्स्टिट्यूटिंग द इम्पल्स रिस्पॉन्स एफ ऑफ जी ऑफ टी, सो जी ऑफ टी माइनस टा का जो रिस्पॉन्स है, अब इसमें t की जगह t माइनस टा आ जाएगा और इसमें भी t की जगह t माइनस टा आ जाएगा। ठीक है जी। सो इसको अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हमारे पास टोटल रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है जी। इसमें आपको क्या चीज़ नोन होनी चाहिए, आपको डैम्पिंग रेशो नोन होनी चाहिए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी नोन होनी चाहिए आपकी, हर एक जो हमने इम्पल्स के लिए डिवाइड किया हुआ है वो आपको टा, वो आपको डेल्टा टा, मतलब डेल्टा टा कितना आ जाएगा हमारे पास, डी ऑफ टा 0.1 सेकेंड जो हमने इंटरवल रखा है। सो टा क्या हो जाएगा, पहले के लिए 0, दूसरे के लिए 0.1, तीसरे के लिए 0.4, सॉरी तीसरे के लिए 0.2, चौथे के लिए 0.3, पाँचवें के लिए 0.4, इस तरह सो ऑन। और टी क्या है, 0 से लेके हमारा टी तक चल रहा है। सो इसको जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसकी, सो इसमें क्या है, एफ ऑफ टा, एक चीज़ आपको नोन होनी चाहिए, इतने पार्ट के लिए जो एवरेज है दैट इज़ एफ ऑफ टा। पहले पार्ट के लिए ये एवरेज आ गई, दूसरे पार्ट के लिए जितनी एवरेज बनती है दैट इज़ एफ ऑफ टा फॉर सेकेंड पार्ट। तीसरे पार्ट की जितनी एवरेज बनती है वो आप एफ ऑफ टा क्या है आपकी तीसरे पार्ट के लिए। जिस तरह आपने टा लिया हर एक के लिए, पहले के लिए 0, दूसरे के लिए 0.1, तीसरे के लिए 0.2, चौथे के लिए 0.3, इसी तरह आपने एफ ऑफ टा भी लेने हैं। पहले पार्ट के लिए जो एवरेज बनेगी फोर्स की, मैग्नीट्यूड की, दूसरे पार्ट के लिए जो एवरेज बनेगी फोर्स की, तीसरे पार्ट के लिए जो एवरेज बनेगी फोर्स की। सो ये सारी चीज़ें आपको नोन होगी, आप इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसकी। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास रिस्पांस आ जाएगा टोटल इसका एक्स ऑफ टी। So can be integrated explicitly or numerically depending on f of t. So function किस तरह है उस पर डिपेंड करता है कि या तो ये एक्सप्लिसिटली क्या हो सकता है, इंटीग्रेट हो सकता है, कि जो आपकी नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है जी, और न्यूमेरिकली डिपेंडिंग ऑन एफ ऑफ टी। सो कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको आप इंटीग्रेशन नहीं कर सके, जैसे e की पावर x स्क्वायर है, सो इसको आप एक्सप्लिसिटली क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। आप इसको ज़रा कभी ट्राई कीजिएगा। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो उसको हम क्या करें, फिर न्यूमेरिकली इंटीग्रेट करना होता है। सो होप सो कि ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। सो इसको मैं लेक्चर आज फिर इंशाल्लाह रिकॉर्ड करूँगा, बोर्ड पे भी इसको दोबारा समझाने की आपको इंशाल्लाह ट्राई करूँगा। सो होप सो कि ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा आज के लिए। सो अभी मैं देख लेता हूँ कि आपकी तरफ से कोई क्वेश्चंस आए हों इसके रिलेटेड। हाफ टाइम हो गया,
सो क्वेश्चंस आर वेलकम। सो मैं मैसेज भी कर देता हूँ आपको कि ओके, अच्छा जी, क्वेश्चंस आर वेलकम नाउ। सो अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। 31 मिनट हुए, 35 मिनट्स तक हम इसको क्या करते हैं, क्वेश्चंस आंसर को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है गाइस, तो जो मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड कर दें कि समझ आ गई है या नहीं आई, ठीक है। सो ओके, so there are 3 questions. ठीक है, एक स्टूडेंट पूछता है जी कि सर जी काइंडली एक्सप्लेन लास्ट स्लाइड डेरिवेशन ऑन वाइट बोर्ड। सो या इसके लिए मैं अभी ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैं रिकॉर्डिंग शुरू करूँगा वाइट बोर्ड के ऊपर। सो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन। सो अनदर क्वेश्चन इज़, isn't it the work of geology person? No, it is work of structure person। ठीक है जी। सर इस टॉपिक का प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग से क्या ताल्लुक है? जब आप सम टाइम क्या होता है कि आपके पास एक सर्टन जो लोकेशन है उस पे ऑलरेडी उसकी अर्थक्वेक हिस्ट्री होती है। जैसे मुजफ्फराबाद है आपका, वहाँ पे ऑलरेडी एक बड़ा इवेंट आ चुका है। अगर वो इवेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हो तो यही सारा न्यूमेरिकल अप्रोच करके आप अगर कोई नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वो जो अर्थक्वेक फोर्स है उसका भी एक ग्राफ इस तरह का होगा जिसमें टाइम के साथ फोर्स की मैग्नीट्यूड रिकॉर्ड होगी। उसको आप जो नया स्ट्रक्चर कोई बना रहे हैं उसको उस स्ट्रक्चर पे अप्लाई करके आप एनालाइज कर सकते हैं और उस स्ट्रक्चर का बिहेवियर चेक कर सकते हैं। सो बिहेवियर में क्या एक्स ऑफ टी आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय स्टिफनेस इज इक्वल टू फोर्स। तो वहाँ से आपके पास फोर्सेस निकल आएंगी कि अगर वैसा ही सेम अर्थक्वेक अगर इस बिल्डिंग पे एक्ट करे तो इस बिल्डिंग में कितने डिस्प्लेसमेंट, कितनी फोर्सेस आएंगी। उन्हीं फोर्सेस के अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं, उनको कंसीडर करके आप स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो हमारा मेन पार्ट ये है, ये अर्थक्वेक हिस्ट्री या जो लोडिंग है उसको हम उसको हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं बिफोर एंड, कि अगर वैसा ही उतनी मैग्नीट्यूड का उतनी फोर्स के साथ आपका अर्थक्वेक दोबारा हिट करे तो वो जो स्ट्रक्चर है अगर आपने उसी अर्थक्वेक के अगेंस्ट डिज़ाइन किया हुआ है तो वो उसको बेयर कर सके। बाकी इंशाल्लाह ये पार्ट में जो है वो बोर्ड पे भी आपको समझा दूंगा। सईद शाम आपको होप्स हो कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको समझ आ जाएगा कि जो प्रैक्टिकली हम इसको करते हैं। हम एक तो आप इसका रिस्पांस डायरेक्टली भी इस पे रिसर्च भी होती है, ठीक है, डिफरेंट के जो आपकी टाइम हिस्ट्रीज हैं अर्थक्वेक के अगेंस्ट। उनका रिस्पांस जो है वो बेसिकली इस पे रिसर्च भी होते है कि डिफरेंट अर्थक्वेक का जो रिस्पांस है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे कैसे आता है। मैं आपको लेक्चर के एंड पे इंशाल्लाह
या बल्कि लेक्चर के बाद, क्योंकि मुझे वो ढूंढने पड़ेंगे। अर्थक्वेक हिस्ट्री के ग्राफ्स कुछ आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं, सो उसमें है कि आपको वो भी अवेलेबल होते हैं। सो दैट्स इट। सो इसके बाद हम क्या करते हैं जी कि अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं जी। सो अच्छा जी, देर आर 6 क्वेश्चंस और अच्छा जी, ये जो है ये थोड़ा सा इरेलीवेंट क्वेश्चन है कि फाइबर स्ट्रक्चर जो होता है उस पर वेदर इफेक्ट करता है क्या। इट डिपेंड्स, ठीक है जी। एक अलग टॉपिक है, इस पे हम चले, मैं आपको तसल्ली से जवाब दे दूंगा बाद में, ठीक है जी। और अर्थ के एक बेयर कर सकता है, डेफिनेटली इट कैन इफ डिजाइंड प्रॉपरली, ठीक है जी। एवरी स्ट्रक्चर जो आपका किसी भी मटेरियल से बना है, इफ इट इज प्रॉपरली डिजाइंड, इट कैन रेजिस्ट एनी टाइप ऑफ लोडिंग। जिस जिस लोडिंग के गैस वो डिजाइन हुआ है उसको क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, ठीक है जी। जो फाइबर स्ट्रक्चर है डेफिनेटली वो बेसिकली उसके दो ही पार्ट होते, दो ही पर्पस होते हैं। एक तो वो लाइट वेट होता है, लाइट वेट जो है वो अर्थक्वेक के लिए बेटर रेजिस्टेंस है। इन केस अगर वो फेल भी हो जाता है, गिर भी जाता है, तो उसका जो है वो ह्यूमन लॉस काफ़ी कम है इवन। और दूसरा जो है आपका डेफिनेटली अर्थक्वेक बेयर भी कर सकता है वो अगर प्रॉपरली डिजाइंड है तो। Okay, moving to our next topic. This is a multi-degree of freedom system. ये प्रॉपर जो है हमारा ये इंशाल्लाह जुमेरात को ही स्टार्ट होगा, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। बट अभी आपने इसको बैकग्राउंड इसका समझो। लम्प्ड मैस और डिस्क्रीट मैस मॉडल्स। ये पार्ट भी इंशाल्लाह मैं आज कोशिश करूंगा कि लेक्चर रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर कर दूं बोर्ड पे, तो आपको बेहतर समझ आएगा। सबसे पहले जो हमने मैस को कंसीडर करना है दैट इज ऑन फ्लोर लेवल। मैस हमने सारा का सारा कहाँ पे ऐड कर लिया, फ्लोर लेवल पे। अब इसकी पहला फ्लोर है, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, कितने मैस आ गए, 1 2 3। यूजुअली हम क्या करते हैं, स्टोरी लेवल पे मैसेज को ऐड कर देते हैं, क्योंकि जो आपका मेजर पार्ट जो मैस का है वो आपका स्टोरी लेवल पे होता है। दिस इज, अब ये कॉलम है, ठीक है जी, इसके ऊपर मैस ऐड कर दिया है। फिर ये दूसरा कॉलम आ गया, फिर ये तीसरा कॉलम आ गया, उसके ऊपर क्या हुआ है, मैस आपने अप्लाई कर दिया। सपोज यहाँ पे मैं किसी तरह रेक्टेंगल ड्रा कर सकूं। यहाँ पे ऐड शेप्स, यस। अगर आप देखें ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है, इस बे को कंसीडर करते हैं हम, ये वाला जो एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, और जो हम डायरेक्शन कंसीडर करते हैं वो ये वाली कंसीडर करते हैं, ठीक है जी। ये किस तरह का बन जाएगा हमारे पास, ये कुछ इस तरह का बन जाएगा।
ये दूसरी स्टोरी होगी इसकी, और ये तीसरी स्टोरी होगी इसकी। तो ये वाला पार्ट को मैंने 2D में ड्रा कर दिया, ठीक है जी। अब आप इसको देखें, ये स्टोरी का जो मैथ है दैट इज M1। ओके, पता नहीं लिखा है इसने या नहीं लिखा, चलें इसने लिख दिया जी। इसी तरह हम क्या करते हैं, इधर भी लिख देते हैं जी M2, और इधर भी लिख देते हैं हम M3। सो इन दो कॉलमों पे जितना वजन आ रहा है टोटल, ऊपर वाली स्टोरी दैट इज M3, इन दो कॉलमों पे जितना ऊपर से लोड आ रहा है दैट इज M2, इन दो कॉलमों पे जितना वजन आ रहा है दैट इज M1। अब ये समझ आ गया कि वेट आपने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने सिंगल कॉलम शो किया है यहाँ पे, कॉलम किस लिए हमने शो किया है, स्टिफनेस शो करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें, एक स्टिफनेस है, दूसरा मैस है। मैस स्टिफनेस सिस्टम है हमारे पास। अब K11 इस कॉलम की स्टिफनेस है, K12 इस कॉलम की स्टिफनेस है, फर्स्ट स्टोरी सेकंड कॉलम, फर्स्ट स्टोरी फर्स्ट कॉलम, ठीक है। कुछ इस तरह से इसको अंडरस्टैंड कर लें फॉर द टाइम बीइंग। अब यहाँ पे जो मैंने K1 जो पहली स्टोरी की स्टिफनेस है उसको किसके इक्वल ले लेना, दोनों की स्टिफनेस को, दोनों कॉलम की स्टिफनेस को मैंने ऐड कर देना है, तो मेरे पास टोटल आ। जब मैंने दोनों की स्टिफनेस को ऐड कर दिया तो मेरे पास एक ही कॉलम शो करने के लिए काफ़ी है। सो कॉलम बेसिकली क्या है, स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहा है, वर्टिकल मेंबर जो है। दूसरा जो स्टोरी है आपकी वो मैथ प्रोवाइड कर रहा है। और इस तरह का मॉडल जो है प्रिपेयर करने में चंद एक अजम्पशंस है, ठीक है जी। सो होप सो कि ये पार्ट आपको समझ आ रहा होगा। सो गाइस 44 मिनट हुए हैं। जिसको ये पार्ट नहीं समझ आया अभी मुझसे क्वेश्चन पूछो, चाहे व्हाट्सएप पे चाहे टीम्स पे, ठीक है। मैं 2 मिनट देखता हूँ, तो प्लीज़ क्वेश्चन पूछें कि अगर आप बल्कि नहीं समझ आ रही तो अभी बताएं मुझे। सो क्विकली गाइस। सो डेरिवेशन के नोट पीडीएफ में नहीं, पीडीएफ में मेरे पास नहीं है डेरिवेशंस के नोट। सो आई नो अ पर्सन, सो हमारे फार्मर टीचर रह चुके हैं डॉक्टर सजाद साहब। सो उनसे मैं पूछता हूँ कि उनके पास इसकी डेरिवेशन होगी। सो आई विल ट्राई टू कंसल्ट हिम। सो उसके बाद अगर मुझे मिल जाते हैं मैं फ़ौरन आपके पास वो शेयर कर दूंगा जो डेरिवेशन के नोट्स हैं, ठीक है जी। सो मैंने आपसे एक चीज़ पूछी है कि आपको ये वाला पार्ट समझ आया या नहीं आया। सो प्लीज़ रिस्पॉन्ड, कम से कम 2 से 3 बच्चे तो रिस्पॉन्ड करें। ओके, तो चलें, खामोशी है तो फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। बाकी चले आप बाद में पूछ लीजिएगा मुझसे, या मे भी वीडियो में कोई लैग आ रहा हो।
सो आई विल चेक आफ्टर 3 to 4 मिनट अगैन। सो अब आ जाता है जी के मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। सो हम क्या करते हैं, ये एस्केप कर लेते हैं। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मास एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मोशन टाइप्स फॉर ईच मास। अब ये या तो इधर स्वे करेगा या इधर स्वे करेगा। एक मास के लिए एक ही टाइप की मोशन है। जब इस पे फोर्स एक्ट करेगी इस तरह से, जब इधर से इस तरह फोर्स एक्ट करेगी तो ये दोनों तरफ क्या करेगा, टू एंड फ्रो मूव करेगा बस। सो एक ही डायरेक्शन है इसकी मूवमेंट की। सो दिस विल मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर। सो 3 मैसेज है मल्टीप्लाई बाई 1 टाइप ऑफ मोशन है, तो इसके ट्रिपल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। सो अब यहां पे देखें 2 मैसेज हैं, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, तो डबल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब यहाँ पे मैस एक है बट इसकी मूवमेंट 2 डायरेक्शन में हो रही है, इसकी भी डबल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब यहाँ पे मैस एक है, इसकी भी 2 टाइप ऑफ मूवमेंट है। वन इज ट्रांसलेशन, अदर इज रोटेशन। इसकी x1 और x2 दोनों डायरेक्शन में क्या है, ट्रांसलेशन है। और यहाँ पे 2 मैसेज हैं, दोनों की एक ही डायरेक्शन में क्या है, मोशन है। सो सब की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट इज 2। यहाँ पे मैसेज 2 हैं, सो टाइप ऑफ मोशन कितनी है, 1 है। यहाँ पे मैस 1 है, टाइप ऑफ मोशन 2 है। यहाँ पे मैस 1 है, टाइप ऑफ मोशन 2 है। ठीक है जी। सो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 आता है सब के लिए। सो पहले को क्या किया, एक्सप्लेन किया जी। आ सिंपल 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मॉडल कंसिस्ट ऑफ 2 masses कनेक्टेड इन सीरीज बाई 2 स्प्रिंग। A single mass with 2 degrees of freedom, i.e. the mass moves along both x1 and x2 direction. A single mass with 1 translation degree of freedom and 1 rotational degree of freedom. So, for each degree of freedom there exists an equation of motion, usually coupled differential equations. सो बेसिकली यहाँ पे आपके पास अब जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो जितनी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी इतनी ज़्यादा आपकी चलें जी। एक बच्चे का रिप्लाई आ गया कि आ गई है समझ, चलें थैंक्स। सो यस सर समझ आ गई है, ओके गुड 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 गुड। सो ओके, थैंक गॉड कि आप लोगों को समझ आ रही है। ठीक है जी। सो वेयर वाज आई, ओके। सो यूजुअली कपल्ड डिफरेंशियल, कपल्ड मीन्स द मोशन इन वन कोऑर्डिनेट सिस्टम डिपेंड्स ऑन द अदर। सो मैं ये चीज़ आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। इफ हार्मोनिक सोल्यूशन इज अज्यूम द इक्वेशन प्रोड्यूस n नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, आई n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलें ये चीज़ आपको इस तरह नहीं समझ आएगी, फिर हम जंप करते हैं आगे की तरफ। सो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है ये ट्रिपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है। मैस इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है जी। ये देखें अब x की जगह इसने u यूज कर लिया। ठीक है जी। x की जगह अब इसने u यूज कर लिया। चलें सो ये बेसिकली मेरे टीचर्स की स्लाइड है। ठीक है। सो जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो यूज़ करते हैं वो यू ही यूज़ करते हैं। ठीक है जी।
u मीन displacement, u double dot mean acceleration. So mass into acceleration plus k1 k2 into u1 minus k2 u2. This is ku part. Mass into acceleration, stiffness into displacement minus applied force equal to 0. तो आप देख सकते हैं कि देर आर ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है और ये तीसरी इक्वेशन है. अब 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास मौजूद हैं वो कितनी है? 3 है. ये पहली बात आ गई. सो ये आपको समझ आ गया होगा इजीली. अब बात करते हैं कपल्ड की. आप यहां पे देखें जो पहली इक्वेशन है m1 u1 डबल डॉट प्लस k1 u1, ठीक है, माइनस k2 u2 माइनस u1. दिस इज मीनिंग ऑफ कपल्ड कि k2 जो है वो दूसरी स्टोरी का है, u2 क्या है? दूसरी स्टोरी का है. आ किस में रहा है? पहली इक्वेशन में. ये जो फोर्स है F1 ये पहली स्टोरी पे लग रही है, ठीक है. अगर आप इसको यहां पे देखें ना, F1 पहली स्टोरी पे लग रही है, K1 पहली स्टोरी का है, U1 पहली स्टोरी की मोशन है, M1 पहली स्टोरी का मास है. लेकिन पहली ही इक्वेशन में क्या है? दूसरी का भी पार्ट आ रहा है. दिस इज मेंट बाय कपलिंग कि जो पहली स्टोरी की मोशन है वो दूसरी स्टोरी की मोशन के ऊपर भी डिपेंड कर रही है. दिस इज मीनिंग ऑफ कपलिंग ऑफ इक्वेशंस, ठीक है जी. और नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये वाला पार्ट. सो हम इक्वेशंस को, जब मल्टीपल इक्वेशंस हैं तो हम उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. m इज इक्वल टू मैथ मैट्रिक्स. So this is सेट का सिंबल आपको याद होगा ना. सो इसको सिंगुलर मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं हम, ठीक है जी. सो ये एक्सेलरेशन का आ गया वेक्टर, इसको वेक्टर भी कहते हैं, इसको सेट भी कहते हैं, इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है जी. ये इस तरह से. सो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, ये आपका एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया u डबल डॉट वाला, और ये आपका फोर्स वेक्टर आ गया. ये मास का मैट्रिक्स आ गया आपका, ये आपका स्टिफनेस का मैट्रिक्स आ गया. मास और स्टिफनेस का मैट्रिक्स आ गया आपका. और जो जो आपका एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का क्या आ जाएगा? वेक्टर आ जाएगा. where m and k are the mass and stiffness matrices, ठीक है जी. so, and u dot and f are displacement, acceleration and force vector. so इक्वेशन आपके पास देखें m u plus k u is equal to f. so अभी हमने यहाँ पे डंपिंग का जो पार्ट है वो कंसीडर नहीं किया, ठीक है जी. so ये मैं अब वापस आ जाता हूँ. 5 मिनट रह गए तो होप्स हो कि हम इसको 5 मिनट में को थोड़ा सा हम कवर कर सकेंगे. सो कपल्ड का आपको मतलब समझ आ गया होगा. अब इफ हार्मोनिक सोल्यूशन इज एज्यूम्ड द इक्वेशन प्रोड्यूस n नेचुरल फ्रीक्वेंसीज. द इक्वेशन प्रोड्यूस n नेचुरल फ्रीक्वेंसी. n इज नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. सिंगल स्टोरी है तो एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, डबल स्टोरी है तो 2 होंगी, ट्रिपल होंगी तो 3 नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होंगी. और वो कैसे? वो यहां पे आगे आप ये देखेंगे इस तरह से कि के मैट्रिक्स और मैथ मैट्रिक्स के साथ क्या आ रहा है? मेगा स्केयर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू 0. सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो ये भी 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है। तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे आपस में के ओवर एम करके, तो आपको पता कि आपके पास 3 बाई 3 के जो मैट्रिक्स हैं जो आपस में आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 वैल्यूज निकलेंगी ओमेगा की। सो नेचुरल फ्रीक्वेंसी की आपके पास 3 वैल्यू निकलेंगी। ठीक है जी। सो जितनी नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी उतने बाई उतने का क्या है के मैट्रिक्स होगा, उतने बाई उतने का एम मैट्रिक्स होगा, और जितनी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उतनी आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी होंगी। अब जैसे हमने पहले रेजोनेंस की बात की थी, एक पॉइंट रेजोनेंस था, ठीक है जी। सो उस पे हम बात करें अगर, तो अब मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मीन हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर है, चलो हम इसी को अज्यूम करते हैं कि 3 डिग्रीज हैं। अब इसकी 3 नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब तीनों फ्रीक्वेंसी में किसी एक के साथ भी अगर अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो रेजोनेंस होगी। तो जितनी स्टोरीज बढ़ती जाती हैं बिल्डिंग की उतनी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज बढ़ती जाती हैं, उतना ही खतरा रेजोनेंस का क्या है, इंक्रीज होता जाता है। सपोज एक 100 स्टोरी बिल्डिंग है, उसकी 100 नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होंगी, किसी एक के साथ भी अगर कोई अप्लाइड फोर्स की मैच कर जाती है फ्रीक्वेंसी, बिल्डिंग रेजोनेंस में आ जाएगी, एंड दैट्स अ डिजास्टर। रेजोनेंस इज अ डिजास्टर अनलेस अदरवाइज के बिल्डिंग की जो डैम्पिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो। सो ये इसका जनरल ओवरव्यू है। अच्छा जी, द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर रिलेटेड बाय द नेचुरल प्रिंसिपल एंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। नेचुरल प्रिंसिपल और नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। सो ये चीज़ भी आपको आगे ही समझ आएगी। अंडर एन आर्बिट्रेरी इनिशियल डिस्टर्बेंस द सिस्टम विल वाइब्रेट फ्रीली सच दैट the n normal modes are superimposed. Okay. Under sustained harmonic excitation, the system will vibrate at the excitation frequency. Resonance occurs if the excitation frequency corresponds to one of the natural frequencies of the system. अगर इनिशियल डिस्टर्बेंस आ गई उसके बाद फोर्स ख़त्म होगी तो जो सिस्टम है वो फ्रीली वाइब्रेट करेगा। सो फॉर सच दैट एन नॉर्मल मोड्स आर सुपर इम्पोज्ड। सो अगर आप देखें जो मैंने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। सो ये जुमेरात के दिन मैं इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करूंगा प्रॉपरली। अभी आप सिर्फ ओवरव्यू देख लें। ये पहला मोड है कि पहली स्टोरी इतना डिस्प्लेस हुई, दूसरी स्टोरी इतना डिस्प्लेस हुई। अब ये है सेकंड मोड कि पहली स्टोरी इतना डिस्प्लेस हुई और दूसरी स्टोरी रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है जी। सो पहला रेस्पॉन्स ये आ गया आपके पास, दूसरा रेस्पॉन्स ये आ गया आपके पास, इस तरह से, ठीक है जी। सो जो एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं वो वेरी वेरी स्मॉल होती हैं, ठीक है जी। तो इतनी विजिबल बहुत ज़्यादा स्वे आपको विजिबल नहीं होता। ये थ्योरेटिकली डायग्राम बनाएगी है, ठीक है जी। सो इसको एग्जेजरेट करके हम डायग्राम बनाते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है जी। एक्चुअल जो डेफॉर्मेशन होती हैं वो स्केल के मुताबिक बहुत स्मॉल होती हैं, ठीक है जी। सो ये पहला मोड है, ये क्या है, दूसरा मोड है वाइब्रेशन का। सो जितनी नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी उतनी आपके मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होंगे।
सो इंशाल्लाह ये न्यूमेरिकल भी मैं सॉल्व करूँगा नेक्स्ट टाइम, और इसको सारे को फिर हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो हम कहाँ तक पहुँचे हैं जी, यहाँ तक। So understand harmonic excitation, the system will vibrate at the excitation frequency. So जब आपका सस्टेन लोडिंग है तो जो लोडिंग की फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या स्ट्रक्चर आपका वाइब्रेट करेगा, और अगर फ्री है तो जनरली क्या होगा, बिल्डिंग अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के तहत क्या होगा, वाइब्रेट करेगा। So resonance occurs if the excitation frequency correspond to one of the natural frequency. So स्लाइड नंबर 4 तक हमने इसको पढ़ लिया है। आगे इंशाल्लाह ये हम जुमेरात को इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।